हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रीवियस मंथ के भी अगर करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। प्रीवियस मंथ के सभी वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली इस सेशन से देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा एंड नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर का हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज है OSS करंट अफेयर पैकेज, जिसमें करंट अफेयर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। वन लाइनर से लेकर MCQ से लेकर मैराथन जो भी होती है करंट अफेयर की, सारी PDF आपको इस OSS करंट अफेयर पैकेज में मिल जाती है। एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, तो आप इस पैकेज को ले लीजिएगा। इसी में आपको मंथली करंट अफेयर का PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2025 G7 समिट का आयोजन कनाडा में किया गया। कहाँ पर? कनाडा में। इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 में किया गया। इस बार ये इसकी 51th एनुअल G7 समिट कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले 2024 में इस समिट का आयोजन जो था वो इटली में किया गया था। 2025 में कनाडा में किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, G7 की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 की, तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित इकोनॉमी का एक समूह है। ये देश मिलकर दुनिया की 40% GDP और 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 कंट्री कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था। पहला G7 समिट 1975 में फ्रांस में हुआ था। अच्छा, 1998 में ध्यान रखिएगा रशिया भी इससे जुड़ा था। इसके बाद ये G8 बन गया था, लेकिन 2014 में रशिया को निकाल दिया गया और ग्रुप फिर से G7 बन गया। तो इस चीज़ को भी क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अन्नालेना बेयरबाक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 18th सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अन्नालेना बेयरबाक को। ए आंसर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सेशन जो है ये 9 सितंबर से शुरू होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अन्नालेना की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गई हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 5th फीमेल प्रेसिडेंट भी बनी है। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा पुल, हाईएस्ट ब्रिज इन इंडिया, चिनाब रेल ब्रिज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये 359 मीटर ऊंचा है, 1178 फीट। किस नदी पर स्थित है यह रेलवे ब्रिज? चिनाब नदी पर स्थित है। यहाँ पर चिनाब रिवर, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का हिस्सा है। इस रेल लिंक की बात करें तो 272 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इसमें 943 पुल और 36 प्रमुख सुरंगें शामिल हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है। ये जो नामकरण हुआ है ये इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन के सम्मान में रखा गया है। इससे पहले जब ये सीरीज इंग्लैंड में खेली जाती थी तो इसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। एंड भारत में खेले जाने वाली इस ट्रॉफी को एंथनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है, इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला आता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2025 जारी की गई। इस इंडेक्स में 4 मेन फैक्टर पर देशों को रैंकिंग दी जाती है: इकोनॉमिक, पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन 4 जो मेन फैक्टर है इसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अब भारत की बात करते हैं तो इंडिया की जो रैंक रही है वो 148 देशों में 131 रही है। क्या रही है? 131। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 2024 में भारत की रैंक 129 थी। इस बार कितनी हो गई है? 131 हो गई है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड एंड तीसरे पे है नॉर्वे। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग से भी आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पेशली SSC में तो पूछे ही जाते हैं। तो बांग्लादेश की रैंक की बात करें तो बांग्लादेश की 24 रैंक है, नेपाल की 125,
पाकिस्तान की बात करें तो 146, चाइना 103 नंबर पर है, भूटान 119 नंबर, श्रीलंका 130 नंबर और मालदीव 138 नंबर पर हैं। तो श्रीलंका के जस्ट बाद 131वें नंबर पर रखा गया है भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये? साइप्रस का। साइप्रस देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये सम्मान पीएम मोदी को उनकी वैश्विक भूमिका ग्लोबल लीडरशिप के लिए दिया गया है। ये सम्मान प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स द्वारा प्रदान किया गया। ये वेस्ट एशिया का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया है। यहाँ पर सी आंसर। चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर एक ऐसी बाउंड्री है जो कि नॉर्दर्न साइप्रस को साउथर्न साइप्रस से अलग करती है। नॉर्थ साइप्रस को टर्की सपोर्ट करता है और वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। साउथ साइप्रस की बात करें तो वहाँ पर साइप्रस की सरकार का कंट्रोल होता है और वहाँ अधिकतर ग्रीक लोग रहते हैं। इस बॉर्डर को यूनाइटेड नेशन ने एक बफर जोन की मान्यता दी है जहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स निगरानी करती हैं। तो ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? साइप्रस में स्थित है। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने की शुरुआत की है। पहली बार इस मिशन के तहत 110 इंडियन स्टूडेंट को निकाला गया। ईरान में 4000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स हैं जिनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। ईरान में ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर से जाते हैं। हाल ही में बढ़ते तनाव के कारण वहाँ पर अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया है। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, यह भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा अभी। ये ईरान के साउथ में स्थित है और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ता है। इस स्ट्रेट की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक चैनल नाम डाल के, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। किन दो समुद्रों को ये आपस में जोड़ता है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि जून 2025 में ईरान ने इसे बंद करने की घोषणा की थी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है ये। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हमको देखने को मिल रही है एंड बीच में तनाव भी देखने को मिलता ही है इन दोनों को लेकर। फ्रेंड्स, इन दोनों की लोकेशन क्या है, इनके पड़ोसी देश क्या है, इससे एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से इस पर नज़र डाल के ज़रूर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्त अधान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का क्या नाम है? तो क्या नाम है? एम नेगेटिव। आईएसबीटी ने एक नया ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है जिसका नाम है एम नेगेटिव। इसे ग्वाडा नेगेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ग्वाडा नेगेटिव नाम इसलिए रखा गया, ये ब्लड ग्रुप ग्वाडालूप नाम के एक आइलैंड पर रहने वाली महिला में पहली बार पाया गया था। तो नए रक्त समूह का क्या नाम दिया गया यहाँ पर? एम नेगेटिव। चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में हमको काफ़ी एग्ज़ाम देखने को मिल रही है, स्पेशली एसएससी की एग्ज़ाम बहुत लाइनअप है। एसएससी को लेकर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसके लिए कुछ स्पेशल हमने आपके लिए प्लान किया है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी में अक्सर हमको देखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पूछ ले जाते हैं। तो जीएस को लेकर मैंने आपके लिए 10,000 वन लाइनर प्लान करे हैं। ये पीवाईक्यू है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एसएससी का अगर आप पैटर्न देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनके आसपास क्वेश्चन एग्जाम में बना दिए जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। आपको वन लाइनर के फॉर्म में पीवाईक्यू दिए जिससे कि आप जल्दी जल्दी उनका रिवीजन कर सको। 29 रुपीज़ की पीडीएफ है मात्र। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट लेकर इसको जल्दी से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, 30, 40, 50 रुपये में प्रिंट आ जाएगा। बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल स्पेशल पैकेज भी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। ये पैकेज मात्र 49 रुपीज़ का है जिसमें 10,000 जीएस के वन लाइनर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैथ्स टॉपिक वाइज ई बुक, रीजनिंग टॉपिक वाइज ई बुक, इंग्लिश टॉपिक वाइज ई बुक, 2024, 2023, 2022 के जीएस के पीवाईक्यू एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे। 30 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर दिया गया है। मैराथन पीडीएफ भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अगर इन सब की अगर प्राइस जोड़ लें तो 350 के आसपास होता है और ये पूरा पैकेज आपको मात्र 49 रुपीज़ में मिल जाएगा।
तो बहुत ही स्पेशल पैकेज आपके लिए लॉन्च किया है ये वाला। तो इसको अगर लेना है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं आप इन पे कॉल कर भी क्वेरी कर सकते हैं एंड पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। तो बेस्ट एंड बिल्कुल अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी इनिशिएटिव लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और जो आपके लिए हम ये पैकेजेस लेकर आते हैं, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, इसको आपकी स्टडी में ऐड करिए। 100% आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया गया। इसमें 163 देशों को रैंकिंग दी गई है। भारत की रैंक की बात करें तो 115 नंबर पर भारत को रखा गया है। 2024 में भारत को 116 नंबर पर रखा गया था। एक रैंक यहाँ पर देखिए भारत ऊपर रहा है इस बार। सबसे शीर्ष पर बात करें तो आइसलैंड रहा है, सबसे नीचे रशिया रहा है 163 नंबर पर। आइसलैंड लगातार 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे पे आयरलैंड एंड तीसरे पर न्यूजीलैंड। भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो भूटान की रैंक रही है 21, श्रीलंका की 97, नेपाल की 76, चाइना की 98 एंड बांग्लादेश की 123। अगला है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। इसमें थाईलैंड की आपल सुचाता चुआंगश्री ने टाइटल अपने नाम किया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपल सुचाता थाईलैंड की फर्स्ट मिस वर्ल्ड विनर बनी है। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने इसमें भाग लिया था। मिस वर्ल्ड का ये 72वां एडिशन था। 10 मई से 31 मई 2025 के बीच में भारत के तेलंगाना में आयोजन किया गया। यहाँ पर सी आंसर। IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कप्तान कौन थे? तो फ्रेंड्स 2025 में IPL का 18th एडिशन आयोजित किया गया। इसके फाइनल में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार IPL का खिताब जीता है। RCB के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार थे। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, रजत पाटीदार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो उनके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। सबसे इंपॉर्टेंट, RCB का ये पहला खिताब है, IPL खिताब है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑरेंज कैप की बात करें इस IPL में तो साई सुदर्शन को दी गई एंड पर्पल कैप किसे मिली है? प्रसिद्ध कृष्णा को मिली है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो जून 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 660 मेगावाट की पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया। कुल 3 यूनिट होगी इसमें, हर एक 660 मेगावाट की। कुल क्षमता होगी 1980 मेगावाट की। 2 जो बची हुई यूनिट है ये 2025-26 तक शुरू होगी। टोटल कॉस्ट जो है इस परियोजना की वो लगभग 21,780 करोड़ के आसपास है। किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी आंसर। कीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है, ये स्थल कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया। इसके साथ भारत के कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। इससे पहले फरवरी में 4 वेटलैंड को इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग दिया गया। ये स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इससे पहले जो फरवरी में 4 रामसर साइट घोषित की गई थी ना, वो भी आप दिमाग में रखिएगा, उससे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी थी ये? सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु की, थरतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु की, सिक्किम की है पहली खेचेओपल्लरी वेटलैंड एंड झारखंड की पहली उधवा झील। डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनेगा रामसर साइट से तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के तुलमुल्ला गांव में स्थित प्रसिद्ध खीर भवानी माता मंदिर में हर वर्ष ये आयोजित किया जाता है। इस बार यह मेला 3 जून से शुरू हुआ है। ये मेला विशेष रूप से कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है। खीर भवानी मेला हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है माता खीर भवानी को समर्पित है। तो जम्मू एंड कश्मीर में। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ पर आयोजन किया गया इसका? दुशान्ते, तजाकिस्तान। दुनिया में ग्लेशियर्स के पिघलने की समस्याओं के बारे में चर्चा करना इसका उद्देश्य रहा। ग्लेशियर को क्लाइमेट चेंज से बचाना इसका उद्देश्य रहा है। तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? दुशान्ते है।
यहीं पर ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हर साल ध्यान रखिएगा 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 2025 में मनाया गया। अगला आता है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत 4 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया। इन 4 लोगों में से एक भारत के शुभांशु शुक्ला भी हैं। इस मिशन के लॉन्च के बाद वे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में पहले ऐसे इंडियन बने थे जो अंतरिक्ष में गए थे, उसके बाद दूसरे भारतीय व्यक्ति बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं। गगनयान मिशन में 2 और लोगों के साथ ये स्पेस में जाने के लिए चुने गए हैं। तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो साउथ कोरिया के लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जेंग मियांग देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। किसके? साउथ कोरिया के। सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लंबा फाइनल देखने को मिला हमको। अगर मेंस सिंगल की बात करें हम तो ये फाइनल हुआ था फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से आते हैं, एंड इटली के जेनिक सिनर के बीच में। बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोरी देखिए इस फाइनल ने। और अगर हम विजेता की बात करें तो कौन विजेता रहा है? कार्लोस अल्कराज रहा है। फ्रेंच ओपन 2025 का फाइनल 5 आवर 29 मिनट तक चला। यह फ्रेंच ओपन के इतिहास का सबसे लंबा फाइनल है। इसके पहले ओपन एरा में सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल 1982 में हुआ था। अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो विनर कौन रही है? कोको गॉफ रही हैं। यूएसए की प्लेयर हैं ये। रनर अप कौन रही है? आर्यना सबलेंका। फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। राफेल नडाल ने सबसे अधिक बार 14 बार फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर 2025 की बात हो रही है। कार्लोस अल्कराज बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेई दाह पोर्ट यमन देश में स्थित है। जून 2025 में इस पोर्ट पर इजराइल ने पहली बार सीधा नेवल अटैक किया है। इस हमले में इजराइल ने होदेईदा पोर्ट के एंट्री पॉइंट पर एयर स्ट्राइक किया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। इजराइल का कहना है कि यह पोर्ट हौती रिबल्स के द्वारा गाजा में हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह यमन देश में एक विद्रोही समूह है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, चर्चित होदेईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो भारत में जीडीपी को नापने के लिए अपना बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है। इससे पहले जीडीपी का 2015 में बेस ईयर 2004-05 से 2011-12 किया गया था। बेस ईयर फरवरी 2026 से लागू होगा। तो यहाँ पर 2022-23 सी आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, अगर दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या रीज़न है चेंज करने का बेस ईयर को, तो हर 5 से 10 साल में देश अपना जो बेस ईयर होता है वो बदलते हैं ताकि जीडीपी का कैलकुलेशन सटीक ढंग से हो सके। भारत की इकोनॉमी में इस दशक कई बदलाव हुए हैं, जैसे कि डिजिटल लेन देन, जिसके कारण बेस ईयर बदलना ज़रूरी हो गया था। तो अब बेस ईयर क्या हो गया है? 2022-23 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा बनी हॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। थोड़ा आपको मैं अगर हिंट दे दूं तो आपने T20 क्रिकेट का फाइनल मैच देखा होगा। उस फाइनल मैच में आप सभी को सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पर, वो आप सभी के दिमाग में होगा। ठीक है, तो बस उसके इर्द गिर्द ही है। अभी मैं आपको थोड़ा समझाता भी हूँ। देखिए, हाल ही में अभी MCC जो है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, उसने बनी हॉप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया है। देखिए, इसमें होता क्या है, बनी हॉप कैच में जब कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में कूदते हुए बॉल को बार बार टच करता था और फिर मैदान में आकर पकड़ता था तो उसे कैच मान लिया जाता था। इसे ही बनी हॉप कैच कहा जाता था। बनी हॉप मतलब खरगोश जैसे उछलकर बार बार हवा में बॉल को टच करना। अब नया रूल क्या कहता है कि अब फील्डर बाउंड्री के बाहर सिर्फ एक बार ही हवा में बॉल को टच कर सकता है। अगर एक ही टच में फील्डर बॉल को वापस मैदान में ले आता है और कैच पूरा करता है तभी उसे कैच माना जाएगा। अगर बॉल 2 बार हवा में टच की गई तो वो कैच नहीं माना जाएगा। अगर रिले कैच की स्थिति बनती है तो उसमें सभी फील्डर को बाउंड्री के अंदर रहना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में MCC को लेकर डाउट आ रहा होगा
कि मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब कौन सा है और ये रूल कैसे बना सकता है, जबकि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो सबसे जो बड़ी अगर हम टॉप बॉडी है वो कौन सी है, वो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये कैसे बना सकती है। तो फ्रेंड्स, भले ही आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की टॉप बॉडी है, पर रूल्स में बदलाव एमसीसी की सलाह से ही होता है। तो हाल ही में अभी एमसीसी की सलाह पर बनी हॉपकेज को क्रिकेट से बैन कर दिया है, मतलब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित है, ये एग्जाम में मुझे लगता है पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। एग्रीकल्चर में महिलाओं के योगदान को पहचानना, वुमेन फार्मर की समस्याओं के बारे में दुनिया को बताने के उद्देश्य से वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए, वुमेन फार्मर से रिलेटेड डेटा की बात करें तो दुनिया भर में वुमेन तकरीबन 50% फूड सप्लाई में योगदान देती हैं। इंडिया में 80% काम करने वाली महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये कि 8.3% जमीन पर ही उनका मालिकाना हक है। गांव की 76 से 77% महिलाएं जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। सी आंसर। नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक क्या रही है, 71 रैंक रही है। 2024 में भारत की रैंक 63 थी। 2025 में 118 देशों को रैंक किया गया, जिसमें भारत की रैंक 71 रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 जारी किया है। 2018 में इसे पहली बार ETI के नाम से निकाला गया था। इससे पहले इसे एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। इस रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री की बात करें तो वो कौन सा है, स्वीडन है। सेकंड नंबर पे फिनलैंड एंड थर्ड नंबर पर आता है डेनमार्क। यहाँ पर बी आंसर। 27 जून प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है। तो 27 जून को ओडिशा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई, जो कि 8 जुलाई को समाप्त होगी। रथ यात्रा के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 3 विशाल लकड़ियों के रथों में बिठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जो कि डिस्टेंस है लगभग 2.5 किलोमीटर। यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और भगवान जगन्नाथ के रथ को गुंडीचिरा, जो कि भगवान के मामा का घर है, वहां तक खींचा जाता है। इस रथ यात्रा में जो तीनों रथ हैं उनके अलग अलग नाम और रंग होते हैं। अगर हम बलराम जी की बात करें तो उनका नाम ताल ध्वज है और रंग होता है रथ का लाल और हरा। देवी सुभद्रा की बात करें तो नाम है उसका दर्पदलन या फिर पद्मरथ, रंग है उसका काला या फिर नीला। भगवान जगन्नाथ की बात करें तो नाम है नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज और उसका रंग है पीला या फिर लाल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है। तो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। डी आंसर। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 17वें एडिशन का आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 के बीच में हुआ। कहाँ पर, मंगोलिया में। इसका प्रीवियस जो वर्जन था वो 16 जुलाई 2024 में मेघालय में आयोजित किया गया था। यह युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 2004 से। तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के मध्य आयोजित किया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। तो ये तो ध्यान रखिएगा कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में मनाने की मान्यता दी गई थी। 2025 की थीम की बात करें तो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस बार की थीम रही है। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है। तो हाल ही में दीव इंडिया का पहला जिला बन गया जो कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सोलर एनर्जी से पूरा करता है। दीव ने ये अचीवमेंट जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अचीव किया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह योजना देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मतलब 300 यूनिट पर मंथ देने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाती है। 2024-25 बजट में इस स्कीम का जो बजट रहा है वो 20,000 करोड़ का रहा है। तो यहाँ पर दीव सी आंसर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। किसे चुना गया है, शेखा नासिर अल नोवेस को फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में इन्हें चुना गया है।
इनकी बात करें तो ये यूएई की बिजनेस वूमेन है। इनका टर्म जनवरी 2026 में शुरू होगा। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएन टूरिज्म की, तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका काम दुनिया में टूरिज्म को बढ़ाना और प्रमोट करना है। 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। अभी करंटली सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुराब पोलोलिकाशविली। अगला लेते हैं क्वेश्चन। जून 2025 में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जून 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट 0.50% की कटौती की है, जिससे रेपो रेट अभी कितना हो गया है? 5.5% हो गया है। ये इस वर्ष की तीसरी कटौती है, जिससे कुल मिलाकर 2025 में अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। रेपो रेट की बात करें तो क्या होता है? ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रेपो रेट जब घटता है तो क्या होता है? लोन सस्ते हो जाते हैं। लोन सस्ते होंगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। ऐसे में आर्थिक विकास जो है वो बढ़ता है। यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट बी आंसर करेक्ट होगा। जून 2025 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर। तो हाल ही में कैटरीना कैफ को मालदीव गवर्नमेंट ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ये डिसीजन मालदीव सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है। मालदीव की बात करें तो हम सभी को पता ही है कि साउथ एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। यहाँ पर तकरीबन 1200 के आसपास आइलैंड है, जिनमें से सिर्फ 200 पर ही लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? माले है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2004 में शुरू किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य होता है ब्लड डोनेशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और ब्लड डोनर को धन्यवाद देना। 2025 में इसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड गिव होप। यहाँ पर 14 जून बिल्कुल करेक्ट होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका ने फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करी है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? एडेन मार्करम रहे। ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 3rd एडिशन था। इससे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडिशन 2019 से 2021 के बीच में हुआ था। विनर रहा था न्यूजीलैंड। सेकेंड एडिशन 2021 से 2023 के बीच में रहा। विनर रहा था ऑस्ट्रेलिया। एंड 3rd एडिशन 2023 से 2025 के बीच में रहा। विनर कौन रहा है? साउथ अफ्रीका रहा है। भारत अभी तक एक बार भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीता है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में जारी सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम है? तो सिप्री ने अपनी सिप्री ईयरबुक 2025 को लॉन्च किया। इस ईयरबुक में सिप्री दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हथियार व्यापार, इनके बारे में डेटा देता है। इसमें बताया गया है कि 2025 में भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि 2024 में 172 थे। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है। चाइना की बात करें तो उसके पास 600 न्यूक्लियर वेपन है। इस रिपोर्ट में बात की गई है कि दुनिया में अगर टोटल न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो वो तकरीबन 12,441 हैं। यूएस और रशिया के पास मिलाकर 90% न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो रशिया के पास है 4,309। उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पर यूएसए आता है एंड 3rd नंबर पर चाइना आता है। यहाँ पर भारत की बात हो रही है तो भारत के पास कितने हैं? 180। सी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लेने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हमारे पास एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। लगभग 30 से 50 दिन हमारे पास बचे हैं और जीएस का सिलेबस किसी से छुपा नहीं है, इतना बड़ा है। अगर बिना डायरेक्शन के पढ़ना शुरू कर दोगे तो पूरी तरीके से सिर घूम जाएगा। ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में फ्रेंड्स, जो मैंने 100 आवर जीएस का कोर्स बना रखा है वो इसी समय के लिए बनाया हुआ है कि भैया एग्जाम से जस्ट पहले हम किस तरीके से जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सब कुछ मैंने इसमें आपको पढ़ाया हुआ है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको कंटेंट दिया है। बहुत सारी जगह पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा है। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं जो याद करना डिफिकल्ट होते हैं, हमने ट्रिक से याद करें। आर्टिकल को याद करना डिफिकल्ट होता है तो हमने ट्रिक से करें। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैंने कोर्स बना के दिया है। कोर्स का मकसद एक ही है, आपको कम समय में मैक्सिमम रिवीजन और कॉन्फिडेंस देना। इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिए हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड। रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी दिए हैं। सबसे ज़रूरी, जीएस का वो हिस्सा मैंने आपको दिया है इस कोर्स के अंदर जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर तरीके के स्टूडेंट इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपये थी, बट
5 मंथ की वैलिडिटी के लिए स्पेशली एसएससी स्टूडेंट के लिए, एसएससी सीजीएल का पेपर सर पे खड़ा है, तो 500 रुपये में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप एग्जाम में लिटरली 18 से 20 क्वेश्चन जीएस से सही करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे एनरोल करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है इस वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाकर फाउंडेशन कोर्स वाला आपको देखिए ऑप्शन दिखेगा, वहां पर कोर्स बाय अक्षय सर में जाना, वहां पर आपको एसएससी सीजीएल 100 आवर जीएस का स्पेशल एडिशन मिल जाएगा, उसको एनरोल कर लेना। एंड बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 घंटे अच्छे से स्टडी कर लो, जीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने और मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ये बिल्कुल गारंटी है। तो चलो वापस आते हैं अपने लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिल्ली में 16 जून को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली का आयोजन किया गया। इसमें एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ आईएफएस अधिकारी सत्य प्रकाश यादव जी को इसका पहला डायरेक्टर जनरल भी चुना गया है। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें आईबीसीए की, तो ये एक इंटरनेशनल अलायंस है। इसका मेन गोल है दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता का कंजर्वेशन करना। इसे अप्रैल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 15th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। हाल ही में इस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव को। सी आंसर। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? कौन बना है? बिहार। बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसने ई वोटिंग की सुविधा शुरू करी है। बिहार में यह सुविधा 28 जून 2025 को होने वाले अर्बन बॉडी इलेक्शन में शुरू की गई है। इसमें ऐप की मदद से लोग घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। इसमें लाइव फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से वोटर की पहचान की जाएगी एंड देन फिर वोटिंग की जाएगी। इसमें बात करें कि कौन कौन वोट करने का अधिकार पाता है, तो माइग्रेंट लेबर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन और सिक पीपल, मतलब बीमार लोग। तो यहाँ पर बिहार मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर और देश ने प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया। यह इंडेक्स दुनिया में शहरों को उनके रहने की स्थिति को लेकर रैंक देता है। 2025 में 173 शहरों को रैंक दी गई। इसमें टॉप रैंक डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर को दी गई है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट रहने लायक शहर है। टॉप 100 में भारत की कोई भी सिटी नहीं है। न्यू दिल्ली को 120वें नंबर पर रखा गया है, वहीं मुंबई को 121वें नंबर पर रखा गया है। तो यहाँ पर कोपेनहेगन, डेनमार्क, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। दुनिया का सबसे बेस्ट शहर है रहने की स्थिति को लेकर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें 15वीं रैंक आई है। 2024 में भारत की 16वीं रैंक थी। यहाँ पर एक रैंक में देखिए इजाफा देखने को मिला है। 2024 में भारत में $28 बिलियन FDI आया है। यह डेटा UNCTAD द्वारा 2024 के लिए जारी किया गया। अगर इस रैंकिंग में बात करें तो यूएस पहले नंबर पर है। FDI इनफ्लो अगर बात करें 2024 में यूएस की, तो $279 बिलियन का FDI प्राप्त किया है यूएस ने। सेकेंड नंबर पर सिंगापुर है, थर्ड नंबर पर हांगकांग, चाइना आता है। भारत की रैंक रही है 15। सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 11वां योगा डे मनाया गया। इस दिवस को UN द्वारा 2014 में मान्यता दी गई थी। पहला योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस बार भारत में योगा डे के मुख्य प्रोग्राम का आयोजन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। 2025 में इस बार इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ललित उपाध्याय इंडियन हॉकी के फेमस खिलाड़ी हैं। हॉकी में फॉरवर्ड पोजीशन के खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। 2017 मेंस हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल जो जीता था उस टीम का हिस्सा रहे। 2020 के टोक्यो और 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम के भी हिस्सा रहे हैं। 2021 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ललित उपाध्याय हॉकी से संबंधित हैं। हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है?
तो अंबुबाची मेले का आयोजन असम स्टेट में किया जाता है कामाख्या टेम्पल में। इसका आयोजन हर साल 4 दिन तक किया जाता है। इस बार इसका आयोजन 22 से 26 जून के बीच में किया गया। कहाँ पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी, असम। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की। यह बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये प्लांट जो होगा नवादा जिले के रजौली में स्थापित किया जाएगा। ये न्यूक्लियर प्लांट एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। इसे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत बनाया जाएगा। इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट की। इसमें 4 यूनिट्स होगी, हर यूनिट 700 मेगावाट की। यहाँ पर नवादा डी आंसर। सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को ने हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित सूची में। सलखन फॉसिल पार्क की बात करें तो यह कैमूर पहाड़ियों में स्थित है, जो कि विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। लगभग 25 हेक्टेयर एरिया में विस्तारित है। ये दुनिया के सबसे पुराने और अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड फॉसिल साइट्स में से एक हैं। यहाँ के जीवाश्म करीब 1.4 बिलियन साल पुराने, लगभग 140 करोड़ साल पुराने। तो सलखन फॉसिल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में 2035 तक सदस्य देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है? तो 2025 में नाटो समिट का आयोजन हेग, नीदरलैंड में किया गया। इस समिट में घोषणा की गई है कि नाटो के सदस्य देश 2035 तक अपने जीडीपी का 5% डिफेंस सेक्टर पर खर्च करेंगे। इससे पहले 2014 में सदस्य देशों ने अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने को लेकर सहमति बनी थी। इस बार 5% डिफेंस सेक्टर पर खर्च करने के लिए सहमति बनी है। तो यहाँ पर 5% सही होगा। अगर हम नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी 12 देशों के द्वारा। ये वॉशिंगटन संधि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में इसमें 32 मेंबर हैं। 31वां फिनलैंड 2023 में बना एंड 32वां स्वीडन 2024 में बना। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जून में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 31 मई 2025 को गुमी, साउथ कोरिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? गुमी, साउथ कोरिया में। इसमें भारत ने 24 मेडल जीतकर मेडल टैली में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि चीन ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो देखिए, एशिया में एथलेटिक्स के लिए 2 साल में आयोजित की जाने वाली चैंपियनशिप है। एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1973 में ये शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में भारत का दूसरा स्थान रहा है और 24 कुल मेडल जीते हैं। भारत की ओर से एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी तक का भारत का ये सबसे सफल प्रदर्शन रहा है। अगला आता है लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 को अप्रूव कर दिया है। इस एक्ट के तहत लद्दाख में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई है। ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश तो है सही, इसके अलावा 3 उर्दू, भोती और पुर्गी। ये तीनों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पहले से ऑफिशियल भाषा थी, पर पहली बार लद्दाख की भोटी और पुर्गी भाषा को मान्यता दी गई है। भोटी भाषा लेह में बोली जाती है, जबकि पुर्गी भाषा कारगिल रीजन में बोली जाती है। इनको लेकर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोटी भाषा जो है ये किस राज्य या किस जगह पर बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भोटी और पुर्गी बी आंसर। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है। दुनिया के अलग अलग देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं और कितना सीरियसली ले रहे हैं, इसको लेकर ये एक रिपोर्ट बनती है। इसमें बात करें फ्रेंड्स, तो भारत की जो रैंक रही है वो रही है 10वीं रैंक। टॉप 3 जो स्थान है 1, 2, 3 वो खाली रखा गया है। चौथे पे डेनमार्क को रखा गया है, 5वें पे नीदरलैंड को एंड 6ठे पर यूनाइटेड किंगडम को रखा है। भारत को 10वीं रैंक दी गई है। 2024 में भारत की रैंक 7वें नंबर पर थी, जो कि घटकर 10 हो गई है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है?
तो हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे कम उम्र के माउंटेनर बन गए जिन्होंने प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ पर भी जो सर्वोच्च चोटी है, उन सर्वोच्च चोटी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेयन। अच्छा क्वेश्चन है, सी आंसर करेक्ट है। भारत उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? किसे नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CCI का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। उन्होंने संजीव पुरी को रिप्लेस किया है। इसी के साथ सुचित्रा के इलाक को CCI का वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया है। यहाँ पर राजीव मेमानी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स अभी लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर फिर से चुना गया है। इससे पहले लुइस मोंटेनेग्रो को 2024 के इलेक्शन के बाद अप्रैल 2024 में प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुना गया था। पुर्तगाल की बात करें तो यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? लिस्बन है। अगला आता है, पोलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? किसे चुना गया है? करोल नोरोकी को। करोल नोरोकी की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, पर उन्हें पोलैंड की कंजर्वेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। हाल ही में पोलैंड के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ए आंसर। IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? कहां पर किया गया फ्रेंड्स? भारत में। जून 2025 में इंडिया में 42 साल बाद फिर से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन किया गया। इससे पहले ये दोनों समिट इंडिया में 1983 में आयोजित किए गए थे। IATA की बात करें, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो ये एविएशन इंडस्ट्री का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। वर्तमान में 120 देश की 340 से ज़्यादा एयरलाइन इसकी मेंबर हैं। तो यहाँ पर इंडिया बिल्कुल करेक्ट होगा। 2025 से 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए भारत ने 2025 से 2028 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अध्यक्षता प्राप्त की। भारत के सेक्रेटरी V श्रीनिवास को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नामित किया गया था। उन्हें 61% वोट मिले और उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया है। यहाँ पर IIAS की बात करें कि ये क्या है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात करें तो एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो दुनिया भर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पर काम करता है। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो यहाँ पर भारत को 2025 से 2028 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने अर्जुन एरिगेसी के साथ ड्रॉ खेलने के बाद 16 पॉइंट्स लेकर जीत हासिल करी। यहाँ पर सी आंसर सही होगा। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का टाइटल मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया? किन्हें चुना गया है? मोहम्मद वसीम को। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम को मई 2025 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। वुमेन्स का अवार्ड जो मिला है वो मिला है साउथ अफ्रीका की प्लेयर है क्लोई ट्रायन को। यहाँ पर मोहम्मद वसीम बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण डायरेक्ट लेंडिंग सुविधा शुरू करी है? कौन सी कंपनी बनी है? फ्लिपकार्ट। हाल ही में फ्लिपकार्ट को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से NBFC लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि अब फ्लिपकार्ट खुद अपने ग्राहकों को लोन दे सकती हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट लेंडिंग। फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने ये सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट सही होगा। वर्चुअल वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में? केरला में। केरल में राज्य सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है विथुट अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन कवर बढ़ाना और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना। इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की मदद से बीजों को बड़े एरिया में डाला जाएगा जिससे पौधे उगेंगे और जंगल का क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पर केरल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में जारी UNFPA की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसने जून 2025 में जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ हो चुकी है। इसी रिपोर्ट में टोटल
फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो भी बताया गया है जो कि 1.9 है। रिपोर्ट में भारत से जुड़ी जनसंख्या की जानकारी देखने को मिलती है कि 0 से 14 वर्ष के लोग जो है वो 24% हैं। 15 से 64 वर्ष की बात करें तो 68% एंड 65 से ज़्यादा वर्ष जो है बुजुर्ग वो 7% हैं। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष हैं। तो यहाँ पर अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 146.39 करोड़। बी आंसर। पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो पोसोन पोया श्रीलंका का एक प्रमुख बौद्ध उत्सव है। यह हर साल जून की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार इस बात की याद में सेलिब्रेट किया जाता है कि 3rd सेंचुरी BCE में बौद्ध धर्म पहली बार श्रीलंका में पहुंचा था। उस समय मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इससे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ। तो यहाँ पर श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है पोसोन पोया उत्सव। नेक्स्ट आता है अभ्यास शक्ति। भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज शक्ति की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2025 में इस अभ्यास का 8वां एडिशन का आयोजन किया गया। इसे 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में आयोजित किया गया। कहाँ पर? फ्रांस में। हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। पहली बार 2011 फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले इसका 7th एडिशन जो था वो मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। इस बार इसका 8वां एडिशन फ्रांस में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल करेक्ट होगा। ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह पेय किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा की ओजोफेनी को हाल ही में GI टैग दिया गया। ओजोफेनी गोवा राज्य की ट्रेडिशनल एल्कोहलिक ड्रिंक है। ये 2 प्रकार की होती हैं, काजू फेनी और नारियल फेनी, जो कि काजू के सेब और नारियल के रस से बनाई जाती हैं। तो गोवा यहाँ पर करेक्ट होगा। गोवा राज्य की ओजोफेनी को GI टैग दिया गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में किया गया? तो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ इंडिया और USA की एयरफोर्स के बीच में आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब USA और भारत ने यह एक्सरसाइज की हैं। इसमें भारत की ओर से गरुड़ स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया था, जो कि एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है। तो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ का आयोजन भारत और USA के बीच में किया गया। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट। बी आंसर। दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनको दूसरे ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। ई स्पोर्ट की बात करें तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। ये कॉम्पिटिटिव गेम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। किसने घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 2025 से 2035 तक को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश के पास में 58,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। 2025 से 2035 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य एक ही है, इस पोटेंशियल को सही से यूज़ किया जाए। अभी अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत परियोजना चल रही हैं और अरुणाचल प्रदेश की कुल हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है वो 11,517 मेगावाट है। तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। ये इसका 12th एडिशन है। हर 2 साल में ये चैंपियनशिप जो है वो आयोजित की जाती है। यहाँ पर कंगना रनौत। जून 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पद्मश्री विनर मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मारुति चितमपल्ली एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए। महाराष्ट्र से संबंधित थे। उन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया है? हैदराबाद में। इसके इनॉग्रेशन में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया था। ये गूगल का इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है।
ये इंटरनेट पर और खास करके गूगल के यूज़र के लिए साइबर अटैक से सेफ्टी देने के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर नए प्रोडक्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद यहाँ पर सही होगा। पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। 88.16 मीटर का थ्रो किया उन्होंने और पहला स्थान प्राप्त किया। देखिए, डायमंड लीग का जो फाइनल होता है उससे पहले अलग अलग चरणों में ये प्रतियोगिता होती है। उसी चरण का ये एक हिस्सा है पेरिस डायमंड लीग, जिसमें नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट स्थान जो है वो प्राप्त किया है। इस डायमंड लीग का जो फाइनल होगा वो 27 से 28 अगस्त को ज़ूरिक स्विट्जरलैंड में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। इस दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योगा पॉलिसी की घोषणा करी है। इसके बाद उत्तराखंड इंडिया का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी योगा पॉलिसी लॉन्च की है। इस योगा पॉलिसी में क्या क्या है? उत्तराखंड को ग्लोबल वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। योगा सेंटर खोलने पर 20 लाख तक सब्सिडी भी दी जाएगी। योगा मेडिटेशन की रिसर्च के लिए 10 लाख तक ग्रांट दिए जाएंगे। 2030 तक 5 नए योगा हब्स बनाए जाएंगे। तो उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी चीज़ में ध्यान रखिएगा। विशाखापत्तनम में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का इस बार आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जून 2025 के यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें इंडिया की रैंक 99 रखी गई है। ये पहली बार है जब भारत की इसमें टॉप 100 में रैंक आई है। 2024 में भारत की रैंक 109 थी। इस बार 193 देशों में 193 कंट्रीज़ में भारत की रैंक 99 है। पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन एंड तीसरे पर है डेनमार्क। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? ये रिपोर्ट यूएन के सदस्यों की 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रगति को नापती है। पहली बार 2016 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर 99 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स 3 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? तो कॉन्वेक्स 3 एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य है न्यूक्लियर इमरजेंसी जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी करना। इसे आयोजित करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 2025 की कॉन्वेक्स 3 एक्सरसाइज को IAEA और रोमानिया ने मिलकर आयोजित किया है। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखेंगे, परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को हर साल भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध सांख्यिकविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। तो PC महालनोबिस। अगला है, जून 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? तो ब्रांड फाइनेंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की कंपनियों की ब्रांड वैल्यू को एनालाइज करती हैं। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनीज की कुल ब्रांड वैल्यू $236 बिलियन तक पहुंच गई हैं। टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें इंडिया में तो टाटा ग्रुप है पहले नंबर पर, दूसरे पर इन्फोसिस है एंड तीसरे पर है HDFC ग्रुप। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की बात करें तो अडानी ग्रुप इसमें सबसे आगे है। तो टाटा ग्रुप बना है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। यहाँ पर ए आंसर। तो देखिए, इस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको इस लेक्चर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में एंड इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर जो हैं मंथली करंट अफेयर उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप OSS करंट अफेयर पैकेज ले सकते हैं। करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है हमारा ये, जिसमें कंप्लीट आपको करंट अफेयर का सॉल्यूशन मिल जाता है। करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मैराथन PDFs, टॉपिक वाइज PDF, करंट अफेयर की सभी कुछ आपको इस पैकेज में अवेलेबल करा दिया गया है। समय समय पर ये अपडेटेड होता रहता है, तो बेस्ट होगा कि आप इस पैकेज को एनरोल कर लो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप इसको पैकेज को ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहती है इसकी। सारी PDFs, सारे मॉक टेस्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे ऑफर्स डिस्कस करे हैं, इस मंथ बहुत ही स्पेशल ऑफर्स मिल रहे हैं
स्पेशली SSC CGL के लिए मेरा 100 आवर का जो कोर्स है मात्र 500 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है। इतना सिस्टमेटिक, इतना टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शन क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे दिया हुआ है। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।